इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। भौतिक विज्ञान में अक्सर एक चीज देखने को मिलती है, जटिल गणितीय सूत्रों और हमारी रोजमर्रा की समझ के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। आज का पूरा फोकस उसी खाई को पाटने पर है। वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़े उदाहरणों से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये विचार बेहद सटीक गणितीय सूत्रों का रूप ले लेते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो बिल्कुल अदृश्य बलों को पूरी तरह से साफ और समझने योग्य बना देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए एक नज़र डालते हैं कि हम इस विषय को कैसे कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी द्रव प्रवाह के सादृश्य से, उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझेंगे, कोण के प्रभाव की जांच करेंगे, क्षेत्रफल को एक सदिश के रूप में देखेंगे और अंत में कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे होती है इस पर पहुंचेंगे। आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। द्रव प्रवाह सादृश्य मतलब एक ऐसे बल को जिसे हम देख नहीं सकते, उसे किसी ऐसी चीज से समझना जो हमारी आंखों के सामने है। जब भी फ्लक्स शब्द सामने आए तो तुरंत बहते हुए पानी की कल्पना करनी चाहिए जो किसी गोल रिंग या पाइप से लगातार गुजर रहा हो। अगर एक छोटे से क्षेत्रफल जिसे हम ds कह लेते हैं, वहां से v वेग से कोई तरल बह रहा है, तो वहां से गुजरने वाले तरल की मात्रा सीधे तौर पर उस प्रवाह की ताकत बताती है ना? बिल्कुल इसी तरह तरल के वेग की जगह अगर विद्युत क्षेत्र E को रख दिया जाए तो क्षेत्रफल से गुजरने वाले तरल की मात्रा असल में विद्युत क्षेत्र की ताकत से मेल खाने लगती है। सच मानिए, ये सादृश्य वैद्युत फ्लक्स को समझने की सबसे मजबूत नींव है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां समय आ गया है इन अदृश्य विद्युत क्षेत्र रेखाओं की वास्तव में कल्पना करने का। ये बहुत ही कमाल की बात है कि इन अदृश्य रेखाओं का विचार सबसे पहले माइकल फैराडे के दिमाग में आया था, जबकि उन्हें औपचारिक गणित का कोई खास ज्ञान नहीं था। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये रेखाएं धनात्मक आवेशों से बाहर की तरफ फैल रही हैं। ये साबित करता है कि पानी की धाराओं की तरह ही इन क्षेत्रों के भी अपने अलग और मापने योग्य रास्ते होते हैं। इन रेखाओं का घनत्व ही ये तय कर देता है कि वहां विद्युत क्षेत्र कितना ताकतवर है। और यहीं से जन्म होता है हमारी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा का, वैद्युत फ्लक्स। आसान भाषा में कहें तो वैद्युत फ्लक्स इस बात का एक माप है कि किसी विशिष्ट छोटे समतलीय क्षेत्रफल को पार करने वाली इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है। लेकिन एक शर्त है, और वो ये कि ये रेखाएं उस क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत यानी ठीक 90 डिग्री के कोण पर गुजरनी चाहिए। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, कोण का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या होगा अगर सतह आने वाले विद्युत क्षेत्र के एकदम सीधी न रखी हो बल्कि थोड़ी तिरछी हो। जरा इस पर गौर कीजिए। जैसे ही एक समतल सतह को एक कोण जिसे हम थीटा कह सकते हैं उस पर झुकाया जाता है तो उसे पार करने वाली रेखाओं की संख्या अचानक कम होने लगती है। और अगर इस रिंग को घुमाकर प्रवाह के बिल्कुल समानांतर कर दिया जाए तो क्या होगा? इसमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरेगी और फ्लक्स पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। गुजरने वाली रेखाओं में जो ये गिरावट आती है ना, यही वजह है कि यहाँ गणित के कोसाइन थीटा की एंट्री होती है। कोसाइन फलन इस बात को बहुत खूबसूरती से संभालता है कि क्षेत्र रेखाओं को पकड़ने के लिए प्रभावी क्षेत्रफल असल में बचा कितना है। जब झुकाव बिल्कुल नहीं होता तो कॉस ऑफ जीरो का मान 1 होता है, यानी अधिकतम फ्लक्स। और जैसे ही कोण 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 फ्लक्स को एकदम शून्य कर देता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, जहां हम क्षेत्रफल को सिर्फ एक आकार नहीं बल्कि एक सदिश यानी एक वेक्टर के रूप में देखेंगे। दिशा का यहाँ बहुत महत्व है। इन झुकावों को गणित में ढालने के लिए क्षेत्रफल को देखने का नजरिया बदलना होगा। इसे सिर्फ लंबाई चौड़ाई वाला एक आकार नहीं माना जा सकता, बल्कि इससे एक ऐसी दिशा देनी होगी जो हमेशा उस सतह के ठीक लंबवत यानी बाहर की ओर इशारा करते हुए एक नॉर्मल के साथ हो। इसी क्षेत्रफल सदिश की मदद से सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच का सटीक कोण मापा जाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक सीधी सपाट सतह के लिए तो लंबवत दिशा तय करना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल सही काम करता है। लेकिन एक नई चुनौती तब सामने आ खड़ी होती है जब किसी जटिल घुमावदार 3D वस्तु जैसे कोई गुब्बारा को एक दिशा देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि घुमावदार सतह पर तो हर बिंदु की दिशा अलग होती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना। चलिए अब तक की इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। इस उलझन को सुलझाने का तरीका बहुत ही शानदार है। एक बड़ी घुमावदार सतह को
बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हर टुकड़ा इतना छोटा होता है कि उसे लगभग सपाट माना जा सकता है। अब चूंकि वो छोटा हिस्सा सपाट है, तो उसका अपना एक साफ बाहर की ओर इशारा करने वाला नॉर्मल सदिश होता है। इस तरह से एक बेहद जटिल सतह को गणित के जरिए आसानी से संभाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी सैद्धांतिक प्रक्रिया 3 बहुत ही आसान और तार्किक चरणों में पूरी हो जाती है। सबसे पहले पूरी सतह को एकदम छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। दूसरा, विद्युत क्षेत्र और उस छोटे क्षेत्रफल सदिश के बीच के फ्लक्स की गणना कर लीजिए। और तीसरा, पूरी सतह का कुल फ्लक्स निकालने के लिए उन सभी छोटे छोटे मानों को एक साथ जोड़ दीजिए, जिसे हम सिग्मा कहते हैं। और इन सभी तार्किक कदमों का नतीजा है हमारा अंतिम गणितीय सूत्र डेल्टा फाई बराबर E डेल्टा S cos थीटा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। शुरुआत हुई थी पानी के बहने के एक साधारण से सादृश्य से, और अब ये पूरी तरह से एक अचूक गणितीय उपकरण में बदल चुका है जो अदृश्य बलों को सटीक रूप से माप सकता है। पानी के एक सरल सादृश्य से अमूर्त कैलकुलस तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। सोचने वाली बात है, क्या इन अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य सदिशों को मापना ही उस बड़े रहस्य को सुलझाने की चाबी है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है? ये ब्रह्मांड के गणितीय सौंदर्य का एक शानदार उदाहरण है। और इसी विचार के साथ ये एक्सप्लेनर